इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। ठीक है, कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि जो आपके सोशल नेटवर्क्स बनाते हैं, ऐसे कल्चरल रूल्स जो आपके सोशल नेटवर्क्स को बनाएंगे। तो एल क्रोबर ने कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरी दी है कि आपके पास इट इज़ जस्ट सिमिलर टू व्हाट बेनेडिक्ट सेड, जस्ट सिमिलर। ठीक है, पूरी तरह से उसके साथ नहीं चलती है, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, बट इट इज़ जस्ट सिमिलर। ठीक है, तो कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन की थ्योरी दी और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो किनशिप सिस्टम्स हैं दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज कल्चरल पैटर्न्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल पैटर्न इज किनशिप बिहेवियर। ठीक है, सोसाइटी के अंदर वो किनशिप बिहेवियर आपको दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ अवॉइडेंस रिलेशनशिप बिटवीन ससुर एंड बहू, देयर इज अ जोकिंग रिलेशनशिप बिटवीन ननद भाभी, जो आपके पास देवर भाभी के बीच में, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अब ये किनशिप बिहेवियर जो है इट इज इन सोसाइटी। ठीक है, एंड इट बिकम्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, दिस इज नोन एज द कल्चरल बिहेवियर। और ये बनता क्यों है? बिकॉज ऑफ द कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बिकॉज हमने किनशिप टर्म्स ऐसी बना रखी हैं। तो किनशिप टर्म्स जो हमने बना रखी हैं अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड क्रोबर, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन। और ये कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन जहाँ जहाँ पे जाती रहती है वहाँ पे ऐसा किनशिप बिहेवियर जो है वो आता रहता है। तो एल्फ्रेड क्रोबर कहते हैं कि आप देखिए, ठीक है, और मैं आपको भी एनालिसिस करने के लिए कह रहा हूँ कि जिन सोसाइटीज़ के अंदर जो आपके पास फादर इन लॉ है, जो ससुर है, उसके लिए अलग टर्म बनाया जाता है और जो डॉटर इन लॉ है उसके लिए अलग टर्म बनाया जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ों में फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ ही चल जाता है, उनके अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं, अवॉइडेंस रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। बट ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे ये स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे ऐसा अवॉइडेंस रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ के अंदर एल्फ्रेड क्रोबर लिखते हैं। एल्फ्रेड क्रोबर का ऑब्वियसली काम जो है वो इंडिया पे नहीं है, मैं तो जनरली जो है वो आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ इन जूनी रेड इंडियंस। वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करके दिखाया और इनका मानना था कि जैसे जैसे ये कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन आके बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो है वो लोगों का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से जो किनशिप टर्म्स हैं दे आर द इंटीग्रल पार्ट, वो सिर्फ लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, इस चीज़ को फिर वो डॉक्यूमेंट करते हैं। अब ये तो उन्होंने थ्योरी दे दी, इस चीज़ को वो डॉक्यूमेंट करते हैं द हैंड बुक ऑफ इंडियन इन कैलिफोर्निया। वहाँ पे किस तरह से अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स के अंदर अलग अलग किनशिप टर्म्स हैं और उन किनशिप टर्म्स का उनके बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसके अंदर उन्होंने अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उनका कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ द जीनोलॉजिकल मेथड। बहुत बड़ी बड़ी जो जीनोलॉजिकल ट्रीज हैं वो उन्होंने ड्रॉ किए, और उनको ड्रॉ करके उन्होंने अच्छी तरह से कंपैरिजन किया दैट हाउ द डिफरेंट किनशिप टर्म्स दे आर रिजल्टिंग इनटू द डिफरेंट किनशिप बिहेवियर। तो आपके पास जो है उनका जो मेथड है, इट वाज पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड इनसाइड दिस बुक जूनी किन एंड क्लैन। ठीक है, तो जूनी किनशिप टर्मिनोलॉजी के ऊपर उनका काम है। जैसे बहुत सारे पहले इनके प्रीडिसेसर्स थे जिन्होंने सिर्फ जूनीज को एनालाइज करके जो है वो छोड़ दिया था और आगे जो है वो काम नहीं किया था। इन्होंने बेसिकली जूनी रेड इंडियंस को बाकी जो कैलिफोर्निया के अंदर ट्राइब्स थी उनके साथ जो है वो कंपेयर किया। ठीक है, सो विद द जूनी रेड इंडियंस, ओके, हाँ, you can also compare it with the सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो भूत नहीं छोड़ रहा है सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर का। ठीक है, सो देन उसके बाद द क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स इन्होंने जूनी रेड इंडियंस के ऊपर कौन से दिए? तो जो पहला प्रिंसिपल है, जो ये कहते हैं कि ट्राइब्स किस चीज़ के ऊपर अपना डिटर्मिनेंट्स दिए हैं कि किस चीज़ के ऊपर जो है वो ट्राइब्स अपनी किनशिप को जो है वो डिटरमाइन करती है या किनशिप टर्म्स को जो है वो डिटरमाइन करती है। द फर्स्ट थिंग इज जनरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दादाजी और पापा हमने जो है वो ये बना दिया। ठीक है, ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के अंदर ये नहीं है, अंग्रेज़ी के अंदर ये नहीं है, वहाँ पे हम जो है वो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट कहते हैं। सो दे आर नॉट स्पेसिफिक टर्म्स, बट इन मैनी सोसाइटीज़ हम ऐसा करते हैं। जैसे हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो हम पेरेंट जो फादर हैं और ग्रैंड फादर हैं उनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, दादा और आपके पास पापा, ठीक है, या फिर पिता, कुछ भी ऐसे करके। ठीक है, सो आपके पास द फर्स्ट थिंग इज जनरेशन, जिसके ऊपर ये डिटर्मिनेशन जो है वो बनाया जाएगा। देन उसके बाद लीनियल एंड कोलेटरल रिलेशनशिप। ठीक है, जो अगली चीज़ होती है लीनियर एंड कोलेटरल का मतलब क्या है कि एक तो है कि जो आपकी लाइन में है, दूसरा थोड़ा सा लाइन से जो हटके है। जैसे फॉर एग्जांपल माँ और मासी। माँ तो बिल्कुल आपकी लाइन में है जो कि आपको बर्थ दे रही है, बिल्कुल ब्लड लाइन में है। मासी जो है वो कोलेटरल आ गई, बहन आ गई, साइड पे आ गई। ठीक है, देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द एजेस। इन सम सोसाइटीज यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर के अंदर जो है वो अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद द सेक्स ऑफ स्पीकर। ठीक है, समटाइम्स वी हैव सीन इन दी अमेरिकन इंडियंस, और ये क्रोबर ने जो है वो डॉक्यूमेंट करके दिखाया, अगर मेल स्पीकर अपने ब्रदर के सन को बुला रहा है तो वो सन ही कहेगा। इरोकोज के अंदर भी कई बार कुछ सब क्लैंस के अंदर ऐसा होता है। अगर फीमेल स्पीकर उसको बुला रही है तो वो उसको नाम लेकर बुलाएगी, उसको अपना सन नहीं कहेगी। ठीक है, देन उसके बाद द सेक्स ऑफ रिलेटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मामा और मासी दोनों जो हैं दे आर ऑन द साइड ऑफ मदर, बट बिकॉज देयर सेक्स इज डिफरेंट, तो एक को हमने मामा कहा, एक को मासी कह दिया। ठीक है, देन उसके बाद द सेक्स ऑफ पर्सन थ्रू हुम द किन इज रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास द मेल स्पीकर कॉलिंग द ब्रदर सन सन इन लॉ, द फीमेल स्पीकर कॉल्स द ब्रदर सन सन। ठीक है, गॉट द पॉइंट? सॉरी ब्रदर सन नहीं, ये आएगा वाइफ ब्रदर सन।
ब्रदर सन, ठीक है। सेक्स ऑफ पर्सन थ्रू whom द किन इज रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास हु इज़ द स्पीकर प्लस आपका रिलेशन किस तरह से है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल स्पीकर, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर द हस्बैंड, और आपको जो है वो आपको अपने साले के बेटे को बुलाना है, एंड यू आर दी जूनी रेड इंडियन, तो आप क्या करोगे, आप जो है वो उसको सन इन लॉ बुलाओगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द फीमेल स्पीकर कॉल्स द ब्रदर सन सन, ठीक है, वो अपने भाई के बेटे को बेटा ही बुलाएगी, ठीक है। कईयों के अंदर ये जो है वो टर्म आती है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, आगे चल के हम जब किनशिप टर्म्स देखेंगे तो ये मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके, ठीक है। देन उसके बाद द डिस्टिंक्शन ऑफ ब्लड रिलेटिव्स एंड रिलेटिव्स बाय मैरिज, तो आपके पास जो है वो ब्रदर और कज़न ब्रदर को जो है वो हम डिस्टिंग्विश करते हैं। कज़न ब्रदर के लिए कुछ सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट टर्म यूज़ किया जाता है, ब्रदर के लिए अलग टर्म यूज़ किया जाता है जो रियल ब्रदर हो, ठीक है। देन उसके बाद देयर आर सर्टन कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि अपने टर्म्स लोग जो है वो अपने हिसाब से इन्वेंट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन रेड इंडियन ट्राइब्स जहाँ पे लेवरेट सिस्टम होता है, वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी देवर को जो है वो डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, ठीक है, बिकॉज ही इज ऑल्सो द पर्सपेक्टिव हस्बैंड इन केस द हस्बैंड हिमसेल्फ डाइज, ठीक है। सिमिलरली जहाँ पे सोरोरेट होता है वहाँ पे जो वाइफ की बहन है उनको अलग नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी कि लोगों की जो किनशिप बनाने और बदलने की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहती है, अपने हिसाब से वो नए टर्म्स जो है वो इनोवेट भी करते हैं, बट इट इज़ वेरी लेथार्जिक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है भाई ये, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने 8 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। द फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज जनरेशन, द सेकेंड डिटर्मिनेंट इज लीनियल एंड कोलिनियल और कोलेटरल, देन उसके बाद एज, देन उसके बाद सेक्स ऑफ स्पीकर, देन उसके बाद द सेक्स ऑफ रिलेटिव, देन सेक्स ऑफ पर्सन थ्रू whom द किन इज रिलेटेड एज वेल एज द सेक्स ऑफ स्पीकर, फिर उसके बाद द डिस्टिंक्शन ऑफ ब्लड रिलेटिव्स एंड रिलेटिव्स बाय मैरिज, यानी कि इन लॉज और भाई और साला जैसे, ठीक है, और आपके पास जो है वो ब्रदर और कज़न ब्रदर हो गया। देन उसके बाद जो है वो कल्चरल कंटेक्स्ट, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ओके। तो इस हिसाब से जो है वो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स जो है वो दिए हैं। देन व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ एल्फ्रेड क्रोबर्स किनशिप स्टडीज। पहला क्रिटिसिज्म आता है फ्रॉम द साइड ऑफ लिंडा वॉट्स, तो वो कहती हैं कि जो जीनोलॉजिकल मेथड था उसका एप्लीकेशन लिमिटेड रखा है और लिमिटेड रखना चाहिए था, या फिर वो इतना अच्छा मेथड भी नहीं है कि हर एक सोसाइटी के अंदर लग सके। सो क्रोबर कलेक्टेड द एक्चुअल रेसिप्रोकल सोशो लिंग्विस्टिक यूजेजेस, बट हिज इंटरप्रिटेशन वॉज हैम्पर्ड बाय द वेस्टर्न बेस्ड जीनोलॉजिकल अजम्पशंस, ठीक है, leading to the cultural insensitive statements about the Zuni kinship terminology. Watts pointed out that the Krober's focus on the language, society and biology, ये जो है वो ऑटोनॉमस डायमेंशंस थे और इनके जो है वो अपने थ्योरेटिकल लिमिटेशंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल द जीनोलॉजिकल मेथड, जनरली जो हम जीनोलॉजिकल ट्रीज जो है वो ड्रॉ करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक वेस्टर्न बायस आ जाता है। वेस्टर्न बायस कहने का मतलब क्या है कि समटाइम्स व्हेन यू आर कॉलिंग समबडी अ नेफ्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हम मुगल एम्पायर के अंदर देखते हैं, वहाँ पे जब नेफ्यू या फिर नीस टर्म यूज़ किया जाता था तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपके पास जो है वो रियल नेफ्यू और रियल नीस की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब वहाँ पे मुग़ल एम्पायर के अंदर कई बार जब भांजा टर्म यूज़ किया जाता था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो सच में भांजा हो,
कई बार जो है वो एक सोशोलॉजिकल रिलेशनशिप के तहत भी जो है वो उसको भांजा बना लिया जाता था। अब ये सोशोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो क्लर्जी डिसाइड किया करती थी। गॉट द पॉइंट। सिमिलरली जैसे हम सन बुलाते हैं, कईयों को बेटा बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हमारा सच में बेटा हो गया, ठीक है, कि वो हमारा बायोलॉजिकल सन है, ठीक है। ये तो जनरल हम सोशोलॉजिकल सेंस के अंदर बात कर रहे हैं। बट इन सम सोसाइटीज़ जैसे हम खिलजी के टाइम के भी ऊपर भी देखते हैं, जो तुर्क वहाँ से आए उनकी किनशिप टर्म्स को भी देखते हैं, तो नेफ्यू नीस बहुत बार यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब नेफ्यू नीस का मतलब वो नहीं था कि जो बायोलॉजिकल है। नेफ्यू नीस मैनी टाइम्स वर सोशोलॉजिकल, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो चाचा का लड़का यूज़ किया जाता था टर्म, ठीक है, या चाचा जी टर्म यूज़ किया जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं था दैट इट वाज द बायोलॉजिकल टर्म। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हाट ही डिड वाज कि इन्होंने जो बायोलॉजिकल जीनोलॉजिकल ट्रीज हैं पहले वो बनाए जूनी रेड इंडियंस के अंदर जाके, फिर उनके तहत जो है वो इन्होंने अपनी किनशिप टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स जो कि ट्राइब्स के अंदर सोशोलॉजिकल होते हैं वो रह गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिंडा के वॉट्स बहुत अच्छा इन्होंने जीनोलॉजिकल ट्रीज का यूज़ किया है, जीनोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया है, बट सोशोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को कैप्चर करने के लिए वो जीनोलॉजिकल ट्री जो है वो काफ़ी नहीं था। अकॉर्डिंग टू लिंडा के वॉट्स एक्सटेंसिव केस स्टडी मेथड शुड हैव बीन यूज्ड, ठीक है। प्रॉपरली इंटरव्यूज़ लिए जाते, आप इनको भांजा क्यों बुला रहे हो, नीस क्यों बुला रहे हो, तो तब हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर पहुंच सकते थे कि आप इनकी जो सोसाइटी है वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। तब जाके हम इस चीज़ के ऊपर पहुंच सकते थे कि इनकी सोसाइटी के अंदर जो है वो किनशिप बिहेवियर ऐसा क्यों है। बट ऑन द अदर हैंड एवरीथिंग इनसाइड हिज मेथड इट वाज जीनोलॉजिकली डिटरमाइंड, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ एल्फ्रेड क्रोबर, ठीक है। देन उसके बाद शपीरो, तो अगेन उन्होंने माना है दैट देयर हैज़ बीन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एल्फ्रेड्स व्यूज ऑन द किनशिप टर्मिनोलॉजी। So Shapiro claims that Alfred Kroeber saw kinship terminology as purely linguistic or the psychological phenomena, ठीक है, लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो कि अपने आप को सेल्फ परपेचुएट कर रहा है, ठीक है। एल्फ्रेड क्रोबर का मानना है कि आपके पास जो है दीज टर्म्स, जो किनशिप टर्म्स हैं, दीज टर्म्स दे आर दी लिंग्विस्टिक टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिंदी के अंदर जो है वो आप कोई लाइन लिख रहे हो, ठीक है, तो हिंदी के अंदर जो है देयर आर दीज टर्म्स, देवर, भाभी, ठीक है, सास, ससुर, ये टर्म जो है वो हिंदी के टर्म्स हैं। जैसे ही आपकी लैंग्वेज बदलेगी तो वैसा ही जो है वो आपके किनशिप टर्म्स जो है वो बदल जाएंगी। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो आप जो है वो स्पेसिफिक किनशिप टर्म से एक बहुत ही जनरलाइज किनशिप टर्म की भाषा जो है वो बोलना स्टार्ट कर दोगे। एल्फ्रेड क्रोबर का मानना था कि ये जो चीज़ें हैं, जब भाषा बदलती है तो उसी के साथ साथ जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो भाषा क्योंकि बदलती रहेगी, क्योंकि भाषा के टर्म्स हैं ये जो किनशिप टर्म्स हैं, तो जैसा ही भाषा बदलेगी ये किनशिप टर्म्स बदल जाएंगे और इसकी वजह से सोसाइटी को भी बदलना चाहिए, जो सोशल लॉज हैं उनको भी बदलना चाहिए, ठीक है, या फिर जो हमारे सोशल बिहेवियर है उसको भी बदलना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड ऐसा होता नहीं है। हमारा सोशल बिहेवियर जो है इट इज़ मच मोर रेजिलिएंट टू चेंज। However, Alfred Kroeber later acknowledged that the social institution do correlate to the kinship terminology, और कई बार जो है वो ये सोशल रिलेशनशिप जो है
या फिर सोशल बिहेवियर जो है वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं करता है जैसे आगे चल के रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो इसको हम लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजिकल फिनोमिना के आगे मानते हैं किनशिप टर्म्स को, कि हमारी भाषा चेंज हो जाए, बोलने का तरीका चेंज हो जाए, बट बिहेवियर नहीं चेंज होता, बिकॉज बिहेवियर बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसलिए देन उसके बाद एडवर्ड सापीर और बाकी जो कल्चरल रिलेटिविस्ट हैं, बेनेडिक्ट बोआ और बोआ के जो बच्चे हैं बाकी सारे, तो उन्होंने बेसिकली ये बताया है दैट द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक सिलेक्शन वाज इनएडिक्वेटली बोरोड इनटू द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। उनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वही चीज़ जो लिंडा के वॉट्स ने लिखी है कि आपके पास इन्होंने जीनोलॉजिकल मेथड वेस्ट से बोरो किया, जैसे हम बाकी सोसाइटीज़ के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर कर रहे थे काम, उस वक्त अपना बना भी नहीं सकते थे ये, बिकॉज सोशोलॉजी का इतना दबदबा था, तो जीनोलॉजिकल मेथड हमने सोशोलॉजी से लिया। तो सोशोलॉजी से लेके इन्होंने जो वेस्ट सोसाइटीज़ के अंदर लागू हो रहा था उसी ट्रीज़ को बनाया, और उस हिसाब से जो किनशिप टर्म्स हैं उनको जो है वो इन्होंने रजिस्टर कर लिया। ठीक है, तो अपना एक सोशोलॉजिकल ट्री बनाना चाहिए था और केस स्टडी मेथड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव। ठीक है, तो आपके पास जो है वो और जो सोशोलॉजिकल टर्म्स हैं जैसे नेफ्यू है, इसको जो है वो अलग से इनको जो है वो लिखना चाहिए था, अलग से इनकी बात करनी चाहिए थी। देन उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि उन्होंने लैंग्वेज और सोशल इंस्टीट्यूशंस के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस नहीं है, ये इंडिपेंडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्फ्रेड क्रोबर मानते हैं कि वही चीज़ दोबारा फिर से उसी चीज़ का रेपिटिशन है। ठीक है, कि एल्फ्रेड क्रोबर का मानना है कि आपके पास जो है देयर आर दीज किनशिप टर्म्स, जैसे लैंग्वेज चेंज होगा वैसे ही जो है वो किनशिप टर्मिनोलॉजी या फिर किनशिप टर्म चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से किनशिप बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज किनशिप बिहेवियर इट बिकम्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखिल होने के बाद आप ज़्यादातर जो है वो वही किनशिप टर्म्स को यूज़ करते रहते हो। लैंग्वेज बाहर जो है चाहे आप अंग्रेज़ी बोलो, लेकिन घर में आके जो जब आप किनशिप टर्म्स को यूज़ करते हो तो आप जो है वो उन्हीं टर्म्स को यूज़ करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो कल्चर होता है, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, दे आर मच मोर रेजिलिएंट टू चेंज। ऑन दी अदर हैंड लैंग्वेज जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती है। ठीक है, सो क्रोबर इनिशियली ओवरस्टेटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ द लैंग्वेज एंड द सोशल इंस्टीट्यूशंस, बट लेटर जो है उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन के साथ जो है वो अलाइन कर लिया। फिर उसके बाद किनशिप थ्योरिस्ट जैसे एगन हैं, श्नाइडर हैं, रॉबर्ट हैं, लार्ड हैं, वाट्स हैं। ठीक है, तो इनका अगेन वही मानना है कि जो वेस्टर्न जीनोलॉजिकल मेथड्स हैं दे आर मोर यूरोसेंट्रिक, और उन्हीं चीज़ों को जो है इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये मानता है कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो 1920s की, 1970s को ये मेथड जो है वो इनिशिएट हुआ, तो तब के हिसाब से ये सही है। लेकिन आज के डायमेंशन में हमें और बहुत सारी फोर्सेस हैं, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा, जिनको जो है वो फ्रेमवर्क के अंदर रखना पड़ेगा, तभी हम किनशिप सिस्टम्स को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।